हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत के संविधान को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत के संविधान को पढ़ने से पहले हम भारत के सभी भागों को देखेंगे। हम भारत के सभी भागों को एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे इस वाले लेक्चर में। क्योंकि देखिए, पूरे भारत के संविधान को पढ़ने से पहले हमें भारत के संविधान के सभी भागों के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस तो पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, किस पार्ट में क्या लिखा है। तो ये भी देखिए, इसके 22 पार्ट हैं। ये एक तरीके से इसका सिलेबस है। तो इन सभी भागों के बारे में हमें पता होना चाहिए, किस भाग में किस संबंध में दिया गया है, ये हमको पता होना चाहिए संविधान को पढ़ने से पहले। हमारे दिमाग में एक फ्रेम तैयार हो जाएगा। उसके बाद संविधान को पढ़ना आसान होगा और फिर इंटरेस्ट आएगा संविधान को पढ़ने से पहले। तो आज के इस लेक्चर में हम सभी भागों को कंप्लीट करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे और लास्ट में हम एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे, जिससे कि हमें अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सभी भागों को याद कराने के बाद, मतलब उनके बारे में डिटेल में बताने के बाद, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से भाग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में कुछ भागों से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा सारे भाग याद कराने के बाद। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है यहाँ पर, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और लाइव टेस्ट और क्विज़ देने को आपको मिलेंगे। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है, ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर, एक टॉपिक का लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी लेक्चर कितनी बार देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और कई सारे टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं। एक का समझ में नहीं आता है, दूसरे टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ कोई भी कोर्स आप अनअकैडमी पर खरीद सकते हैं और उसका लाभ अच्छे से उठा सकते हैं। और देखिए, यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। कोई भी कोर्स खरीदने से पहले आपको यूज़ करना होगा SHAM कोड यूज। तो यहाँ पर जैसे हमें एसएससी का कोर्स खरीदना है, तो एसएससी के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस होगी 6,000 रुपये। लेकिन इसमें यदि आप मेरा SHAM कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 5,400 रुपये, केवल 450 रुपये मात्र पर मंथ। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो आपकी फीस होगी 7,200 रुपये। और इसमें भी यदि मेरा SHAM कोड यूज करते हो आप, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद आपकी 2 साल की फीस हो जाएगी केवल 6,480 रुपये, 270 रुपये केवल पर मंथ। तो यहाँ पर आप अनअकैडमी पर कोई सा भी कोर्स खरीदते समय 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आपको यूज करना होगा मेरा SHAM कोड, ठीक है। 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज के इस लेक्चर में हमें देखना है संविधान के भागों को। संविधान के भागों को हम एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। लास्ट में हम एक टेस्ट लगाने वाले हैं, तो हमें उससे पता चल जाएगा कितना हमें याद हुआ। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं संविधान के सभी भागों को, 22 भागों को याद करेंगे हम, एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमें देखना है, सबसे पहला भाग, भाग 1। तो भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब भारत, तो भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है भाग 1 में, कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसका विस्तार कितना है, कहाँ कहाँ तक वो आता है। और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। और इसमें अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसमें राज्य के बारे में बताया गया है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है वो कितना है, उसका विस्तार कितना है। तो भारत के क्षेत्र के बारे में इसमें बताया गया है। तो आपको भाग 1 इस तरीके से याद रखना है कि भारत की और उसके राज्य क्षेत्र की व्याख्या भाग 1 में की गई है। तो यहाँ पर जो अपना देश है, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र हमने देख लिया। अब देखिए, भारत देश तो हो गया, अब उसके अंदर रहेगा कौन, उसके अंदर कौन रहेगा, नागरिक। तो भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। इस प्रकार से देखिए, हम एक दूसरे से रिलेट करके याद करते हुए चलेंगे तो हमें आसानी से याद रहेगा लंबे समय तक। भाग 1 में हमने देखा था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब उस देश में रहेगा कौन, नागरिक। तो भाग 2 में दिया गया है नागरिक, मतलब भारत की नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है, किस तरीके से किसी व्यक्ति की नागरिकता खारिज की जा सकती है। तो ये सब कुछ दिया गया है भाग 2 में। भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। तो देखिए, आपको इसका भाग ही याद रखना है कि भाग 2 में नागरिकता दी गई है।
इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। तो इसमें देखिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता भाग 2 में। बस ये याद रखना है आपको, भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता। जो भागों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में आपको ठीक से बताते हुए चलूंगा। एक्स्ट्रा हम ज़्यादा याद नहीं करेंगे। तो भाग 2 में नागरिकता हो गई और इसके जो अनुच्छेद हैं वो 5 से 11 तक हैं। भाग 2 से बस इतना ही पूछा जाता है अधिकतर। इसके बाद देखिए भारत देश हो गया, यहाँ पर भारत के अंदर नागरिक हो गए, तो भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। अब ये नागरिक जो हैं इनके पास कुछ मूल अधिकार तो होने चाहिए, अपने कोई मूल अधिकार तो होने चाहिए। बिना मूल अधिकारों के इनका क्या अस्तित्व है। बिना मूल अधिकारों के तो देखिए कोई व्यक्ति एक तरीके से जानवर के समान हो गया। तो इनके पास कोई मूल अधिकार तो होनी चाहिए अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। तो उसी के बाद भाग 3 में दिए गए हैं मूल अधिकार। भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार। तो यहाँ पर मूल अधिकारों के बारे में एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमें ठीक से याद होने चाहिए। हमारे पास जो मूल अधिकार हैं वो सारे मूल अधिकार जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं वो हमें सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में इसी भाग से पूछे जाते हैं। भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो एग्जाम की दृष्टि से है। जो एग्जाम की तैयारी ना भी कर रहे हैं उनको भी तो अपने मूल अधिकारों का पता होना चाहिए कि संविधान के द्वारा हमें कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसके बाद वो अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, कोई उनका शोषण ना कर सके। और अपने मूल अधिकारों का पता चलने के बाद वो अपने अच्छे अधिकारों के साथ अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए जो एग्जाम की तैयारी ना भी कर रहा हो उनको भी मूल अधिकारों का ठीक से पता होना चाहिए। तो देखिए इसके बाद हम किसी लेक्चर में पूरा एक लेक्चर मूल अधिकारों पर होगा, तो उसमें हम मूल अधिकारों के बारे में सभी जो इसके अनुच्छेद हैं उनके बारे में ठीक से देखेंगे। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान के द्वारा हमें दिए गए थे 7 अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक मूल अधिकार हटा दिया गया। अब बाद में मूल अधिकारों की जो संख्या बची थी वो बची थी 6। वो कौन सा मूल अधिकार था जो हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो भी हमें पता होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार बाद में एक विधिक अधिकार बना दिया गया और पहुंचा दिया गया भाग 12 में। ठीक है, भाग 12 के आर्टिकल 300 का में या 300 ए में वो पहुंचा दिया गया है और अब ये एक विधिक अधिकार है ना कि मूल अधिकार। तो ये थोड़े से फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि पहले 7 मूल अधिकार दिए गए थे हमें, बाद में 6 बचे। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और ये भाग 12 में 300 का या 300 ए आर्टिकल में पहुंचा दिया गया है अब। तो ये एक विधिक अधिकार है। ठीक है, ये हमने देख लिया है। तो देखिए मूल अधिकारों में भी जो सबसे ज्यादा मूल अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 21, क्योंकि 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। भाग 3 के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है और इसी के अंदर निहित है निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा मूल है। मूल अधिकारों में भी सबसे ज़्यादा मूल आर्टिकल 21 है जिसमें जीवन का अधिकार दिया गया है। तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए बाद में एक आर्टिकल और जोड़ा गया, आर्टिकल 21A या 21 का। ये किससे संबंधित है? ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कराता है। ये आर्टिकल बाद में जोड़ा गया था 21A या 21 का, ये भी हमको पता होना चाहिए। ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, तो 2 फैक्ट्स अभी आपको फिलहाल ये याद रखने हैं मूल अधिकारों से संबंधित। एक तो ये कि पहले 7 अधिकार थे, अब 6 अधिकार बचे हैं हमारे पास। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था और ये अब एक विधिक अधिकार है, आर्टिकल 300 का में है। और दूसरा ये कि इसमें 21A, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। अभी 21A जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कराता है, ये हमको पता होना चाहिए। अब देखिए हमने संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखा था, उसके बाद उसमें रहेगा कौन? नागरिक। तो नागरिकता देखी थी हमने भाग 2 में। उसके बाद नागरिकों के पास क्या होंगे? मूल अधिकार होंगे। बिना मूल अधिकारों के किसी के जीवन का क्या अस्तित्व है? तो भाग 3 में दिए गए हैं मूल अधिकार। तो भाग 3 में मूल अधिकार देखे हमने। उसके बाद देखिए नागरिकों के पास मूल अधिकार तो हो गए, अब राज्य का स्वयं का भी तो कोई कर्तव्य होना चाहिए। भारत के नागरिकों के प्रति राज्य का कोई कर्तव्य होना चाहिए, उनके कल्याण के लिए कोई योजना वगैरह लाने का कुछ कर्तव्य होना चाहिए, उनके बारे में अच्छा सोचने के लिए। तो भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए भाग 3 में मूल अधिकार हो गए और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी सभी आर्टिकल को हम देखेंगे अच्छे से। किसी एक वीडियो में हम वीडियो लेक्चर में देख लेंगे भाग 4 को। इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर हमने भाग 4 भी देख लिया है कि राज्य का भी कोई कर्तव्य होना चाहिए भारत के नागरिकों के प्रति, उनके कल्याण करने के लिए, कुछ अच्छा सोचने के लिए कोई कर्तव्य होना चाहिए। तो ये संविधान के भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ देखिए राज्य का मतलब इन राज्यों से नहीं है जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, इन राज्यों से नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब है भारत सरकार से। भारत सरकार के अंदर जितनी भी संस्थाएं आती हैं, सरकारी संस्थाएं, उन सभी से है। और जो मूल अधिकार प्राप्त होते हैं वो राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त होते हैं भारत के नागरिकों को। तो ये हमने भाग 4 तक देख लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस भाग के जो सभी अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम किसी स्पेशल वीडियो लेक्चर में देख लेंगे पूरे भाग 4 को। अब देखिए भाग 4 तक हमने देख लिया है। अब उसके बाद भारत के नागरिकों को यहाँ मूल अधिकार तो दे दिए गए थे, लेकिन नागरिकों के स्वयं के भी तो कर्तव्य होने चाहिए भारत की निष्ठा के प्रति, भारत की एकता के प्रति, भारत देश के प्रति निष्ठा रखने के लिए कोई कर्तव्य भी तो होने चाहिए खुद के। तो भारत के नागरिकों के लिए ये कर्तव्य भारत के संविधान, मूल संविधान में नहीं थे, तो ये बाद में जोड़े गए। भाग 4A या 4 का बाद में जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए कि जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। जब ये संविधान में जोड़े गए थे तो इनकी संख्या थी 10, बाद में 11 हुई इनकी संख्या। और ये तो आपको पता ही होगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो उस टाइम पे प्रधानमंत्री होती वो इंदिरा गांधी थी। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए। इसी कारण 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहते हैं। और ये इनकी संख्या, मूल कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, बाद में 11 हो गई। तो भारत के नागरिकों के लिए संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकारों के साथ इनके लिए मूल कर्तव्य भी होने चाहिए भारत के प्रति। अब हम देखते हैं भाग 5 के बारे में। देखिए यहाँ पर हमने भाग 1 से 4A तक सभी को एक क्रम में एक दूसरे से रिलेट करके याद करा। अब इसके बाद 5 से 10 तक हम इनको कनेक्ट करके याद करेंगे। बहुत आसान है इनको याद करना। भाग 5 में दिया गया है संघ। यहाँ संघ से मतलब है पूरी भारत सरकार से, जो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के अंदर जो भी पूरी व्यवस्था है, संसद की, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब कुछ जो व्यवस्था की गई है वो भाग 5 के द्वारा, संघ के द्वारा की गई है। तो भाग 5 में दिया गया है संघ। तो देखिए जिस प्रकार से भाग 5 में संघ दिया गया है, संघ के अंदर जो दिया गया है केंद्र के स्तर पर, उसी प्रकार से भाग 6 में राज्य के स्तर पर दिया गया है। राज्य के स्तर पर तो विधान परिषद या विधान सभाएं होती हैं और प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल होते हैं, ये सब कुछ होते हैं राज्य के स्तर पर। वो उन सभी की व्यवस्था दी गई है भाग 6 में। तो यहाँ पर देखिए भाग 5 में हमने देखा संघ। संघ से छोटी इकाई क्या होती है? राज्य। तो भाग 6 में दिया गया है राज्य। भाग 7 में जो दिया गया था वो सब कुछ अब खत्म कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। तो ये हमको नहीं याद रखना है। देखिए जब संविधान लागू हुआ था तो भारत के सभी राज्यों को 4 भागों में बांटा था। तो इसमें पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, नए सिरे से राज्यों को बनाया गया। तो ये हटा दिया गया था 1956 में, निश्चित कर दिया गया था। ये हमको नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि ये निश्चित कर दिया गया था। तो यहाँ पर हमने भाग 5 में संघ देखा। संघ से छोटी इकाई क्या होती है? राज्य। भाग 6 में राज्य देखा। अब देखिए राज्य से भी छोटी इकाई क्या होती है? राज्य से छोटी इकाई होती है संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, इससे पहले देखिए हमने भाग 5 में संघ देखा। ठीक है, भाग 5 में हमने संघ देखा और भाग 6 में हमने देखा राज्य। अब इससे भी छोटी इकाई क्या होती है? संघ राज्य क्षेत्र। तो 7 तो खत्म कर दिया गया है भाग। तो भाग 8 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र। अब यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है ये तो आपको पता ही है। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर शासन व्यवस्था कैसी होगी, किस प्रकार से वहां पर कंट्रोल किया जाएगा, तो ये सब कुछ दिया गया है भाग 8 में। तो भाग 8 में हमने देख लिया संघ राज्य क्षेत्र। अब इससे भी संघ राज्य क्षेत्र से भी छोटी इकाई क्या होगी? पंचायतें, मतलब गांव की सरकार। तो यहाँ पर हमने संघ राज्य क्षेत्र की सरकार देखी थी, उससे छोटी इकाई क्या होती है? गांव की सरकार। तो भाग 9 में दिया गया है पंचायतें। पंचायतों की क्या व्यवस्था होगी, उनकी संरचना कैसी होगी, तो ये सब कुछ दिया गया है भाग 9 में। तो देखिए भाग 5 में हमने देखा संघ, उससे छोटी इकाई हमने देखी राज्य, उससे छोटी इकाई संघ राज्य क्षेत्र।
और इससे छोटी इकाई हमने देखी थी पंचायतें। अब पंचायतें से भी छोटी इकाई क्या होती है? नगरों की सरकार, नगर पालिकाएं। तो भाग 9 का में नगर पालिकाएं जोड़ा गया। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ये हमको पता होना चाहिए, ये मूल संविधान में नहीं था। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये बाद में जोड़ा गया, ये फैक्ट्स हमको याद होना चाहिए। नोक का नगर पालिकाएं। बाद में देखिए नोखा में सहकारी समितियां भी जोड़ी गई, ये 97वें संविधान संशोधन हुआ था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में, जो 97वां संविधान संशोधन हुआ था वो 2011 में हुआ था। तो यहाँ पर हमने देखा बाद में नोका में नगर पालिकाएं जोड़ी गई। नगरों की सरकार मतलब उनकी क्या व्यवस्था होगी, क्या संरचना होगी, तो वो सब कुछ दिया गया है नोका में नगर पालिकाओं में। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो नोखा में सहकारी समितियां हैं, इनका क्या मतलब है? इसमें देखिए कुछ लोग अपनी इच्छा से संगठन बनाकर कार्य करते हैं अपने फायदे के लिए, तो यहाँ पर उसका मतलब सहकारी समितियों से है। तो भाग नोका और नोखा में नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां बाद में जोड़ी गई थी। तो भाग 9 में हमने देखा पंचायतें। पंचायतों से छोटी सरकार होती है नगर पालिकाएं। अब इनसे भी छोटी सरकार या छोटी इकाई क्या होती है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो भाग 10 में दिया गया है उसी के बाद अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। देखिए भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, मतलब जनजातियां रहती हैं, तो वो अपने अलग नियमों के साथ रहना पसंद करते हैं, अपने अलग कल्चर के साथ, अपने अलग कानूनों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो जब भारत का संविधान बनाया गया तो उनके लिए एक विशेष अधिकार दिए गए, कुछ विशेष अधिकार दिए गए। वो विशेष अधिकार क्या हैं? कि कोई आम नागरिक उन जनजाति क्षेत्रों में नहीं जा सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो जैसा जीना पसंद करते हैं, जैसा रहना पसंद करते हैं अपने कल्चर के साथ, अपने नियमों के साथ, वो वैसा ही रह सकते हैं, वो वैसा अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कोई आम नागरिक उनके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये सब कुछ विशेष अधिकार दिए गए इन जनजाति क्षेत्रों के लिए भारत के संविधान द्वारा, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने भाग 10 तक एक दूसरे से रिलेट करके याद कर लिए हैं। दोबारा हम देख लेते हैं भाग 5 से। देखिए भाग 5 में दिया गया था संघ, उससे छोटी इकाई होती है राज्य। भाग 6 में दिया गया है राज्य, उससे छोटी इकाई क्या होती है? राज्य से छोटी इकाई। राज्य से छोटी इकाई होती है संघ राज्य क्षेत्र। तो भाग 8 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र। अब इससे भी छोटी इकाई क्या होती है? गांव की सरकार। भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं। उसके बाद देखिए नगर पालिकाएं दी गई हैं, ये भी हमने देख लिया था। अब इनसे सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो भाग 10 में हमने देखा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो ये लोग और छोटे क्षेत्र में छोटा सा समूह बनाकर, मतलब कबीलों में रहते हैं, कबीले बनाकर रहते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये अलग नियम और अपने अलग कल्चर के अनुसार रहना पसंद करते हैं। भाग 11 में दिया गया है संघ और राज्यों के बीच संबंध। देखिए भाग 5 और 6 में संघ और राज्य हो गए थे। अब इनके बीच जो संबंध होगा, संबंध की क्या व्यवस्था होगी? तो उनके बीच संबंध की भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो सब कुछ दिया गया है भाग 11 में। संघ और राज्यों के बीच संबंध, मतलब संघ के पास कौन से विषय होंगे कानून बनाने के लिए और राज्यों के पास क्या विषय होंगे कानून बनाने के लिए। कुछ परिस्थितियों में राज्यों के विषय पर भी संघ सरकार कानून बना सकती है, तो वो कौन से विषय होंगे, कौन सी परिस्थितियां होंगी, तो ये सब कुछ दिया गया है भाग 11 में, संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो भाग 11 को हमने देख लिया है। भाग 12 में दिया गया है इसी के बाद वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। यहाँ वित्त से ही आपको पता चल गया होगा कि भारत सरकार के पास जो धन आता है, संचित निधि या लोक लेखा निधि वगैरह में जो धन आता है, तो उन सभी के बारे में दिया गया भाग 12 में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा संपत्ति। तो मैंने आपको बताया था संपत्ति का अधिकार पहले भाग 3 में एक मूल अधिकार था, जो भारत के नागरिकों के पास था, मूल अधिकार था। लेकिन अब ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया है संपत्ति का अधिकार। ये पहले भाग 3 में था, अब भाग 12 में हो गया है। और भाग 12 के अनुच्छेद 300 का या 300 ए में है ये हमको पता होना चाहिए। एग्जाम्स में बहुत बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भाग 11 और 12 को हमने देख लिया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 में दिया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद के बारे में। और इसी के बाद भाग 13 में दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। जो अपना भारत देश है उसके राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार किन शर्तों पर किया जा सकता है, क्या क्या निर्बंधन होंगे, उसके ऊपर क्या क्या शर्तें होंगी, किन किन नियमों के साथ भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार किया जा सकता है, तो ये सब कुछ दिया है भाग 13 में।
तो भाग 11, 12, 13 हमने देख लिए हैं। अब भाग 14 में दिया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं उनकी बात चल रही है। तो वो सेवाएं दी गई हैं भाग 14 में, मतलब यूपीएससी या फिर यूपी पीएससी, झारखंड पीएससी, बिहार पीएससी, ये सब कुछ दिया गया है भाग 14 में। तो जो भाग 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भाग 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाग 14 में दिया गया है आर्टिकल 1 315, जिनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दिया गया है 315 में। अब हम देखते हैं भाग 14A में क्या दिया गया, अधिकरण। देखिए भाग 14A में दिया गया है अधिकरण। अब ये अधिकरण क्या होते हैं? देखिए जैसे कि न्यायालय होता है उसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में अधिकरण न्यायालय जैसा कार्य करता है। तो ये दिया गया है भाग 14A में। ये बाद में इसकी जरूरत समझते हुए बाद में जोड़ा गया। तो ये मैंने आपको बताया था कब जोड़ा गया था, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। भाग 14A और 4A ये दोनों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए। अब इसके बाद भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन। तो यहाँ पर निर्वाचन में हमें प्रमुख रूप से पढ़ना है निर्वाचन आयोग के बारे में कि उसकी क्या पावर्स होंगी, क्या क्या उसके क्षेत्र होंगे, क्या पावर्स होंगी, ये सब कुछ दिया गया है भाग 15 में निर्वाचन में। तो भाग 15 तक हमने देख लिए। भाग 16 में दिया गया है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो यहाँ कुछ वर्गों की बात चल रही है और वो कौन कौन से वर्ग हैं? SC, ST और एंग्लो इंडियन। तो यहाँ विशेष उपबंध कहाँ किए जाने की बात चल रही है? देखिए जैसे कि केंद्र के स्तर पर लोकसभा में आरक्षण होता है SC, ST और एंग्लो इंडियन का, उसी प्रकार से यहाँ पर बात चल रही है आरक्षण की। आरक्षण की यहाँ पर बात चल रही है और कहाँ पर? देखिए केंद्र के स्तर पर लोकसभा में एंग्लो इंडियन या SC, ST का जो आरक्षण होगा, उनकी सीटों का जो आरक्षण होगा उसकी बात चल रही है। तो ये केंद्र के स्तर पर हो गया। राज्य के स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद में जो आरक्षण होता है, तो इन विशेष उपबंधों की यहाँ पर बात चल रही है। तो भाग 16 में दिया गया है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब भाग 17 में देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 17 में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि भाग 17 में क्या दिया गया है, संविधान के भाग 17 में क्या दिया गया है। तो ये दिया गया है राजभाषा, और राजभाषा अपनी क्या है? हिंदी। हिंदी है राजभाषा। तो भाग 17 में दिया गया है राजभाषा। उसके बाद भाग 18 में दिया गया है आपात उपबंध। तो आपातकाल के बारे में जो दिया गया है वो भाग 18 में दिया गया है। आपातकाल लगने के बाद भारत में क्या क्या परिस्थितियां हो जाएंगी, क्या क्या नियम लागू करने पड़ेंगे, क्या क्या परिवर्तन आएंगे आपातकाल लगने पर। तो इनमें देखिए विशेष रूप से जो अनुच्छेद हैं वो 352, 356 और 360, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आपात उपबंध के बारे में दिया गया है भाग 18 में। ये हमको याद होना चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब उसके बाद देखिए दिया गया है भाग 19 में प्रकीर्ण, मतलब मिसलेनियस। जो संविधान में अभी तक बचा हुआ है वो सब कुछ इसमें दे दिया गया है, जैसे कि संसद के विशेष अधिकार, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, ये सब कुछ दिया गया है भाग 19 में प्रकीर्ण में। तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए भाग 19 में प्रकीर्ण दिया गया है। इसके बाद ये भाग 20, इसमें दिया गया है संविधान संशोधन। अब हमारा पूरा संविधान तैयार हो गया, अब इसमें कोई संशोधन की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए, संशोधन भी तो किया जा सकता है समय समय पर। तो भाग 20 में दिया गया है संविधान संशोधन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। भाग 20 में दिया गया है संविधान संशोधन, और इसमें संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो सब कुछ दिया गया है संविधान संशोधन भाग 20 में। अब इसके बाद है भाग 21। भाग 21 में दिया गया है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो ये भाग 21 में दिया गया है। देखिए यहाँ विशेष उपबंध करने की किन के बारे में बात चल रही है? यहाँ पर बात चल रही है राज्यों के बारे में। कुछ राज्यों को विशेष उपबंध दिए गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ विशेष उपबंध दिए गए थे, अब तो वो खत्म कर दिए। जम्मू कश्मीर अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया है, ये हमें पता ही है। तो इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी के पास कुछ विशेष अधिकार हैं। तो ये विशेष उपबंध अस्थायी हैं, कभी भी समाप्त किए जा सकते हैं, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी हैं। तो भाग 21 में हमने देख लिया है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात की गई है। अब इसके बाद देखिए भाग 22 बचा है, ये लास्ट भाग है। तो इसमें क्या दिया गया है?
इसमें दिया गया है संविधान के बारे में ही, संविधान का संक्षिप्त नाम, इसका प्रारंभ कब हुआ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और यहाँ निरसन। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए संक्षिप्त नाम मतलब भारत का संक्षिप्त नाम क्या होगा, मतलब भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो इसमें साफ साफ लिखा है भारत का संविधान, ये इसका नाम होगा सीधे सीधे भारत का संविधान। उसके बाद देखिए इसका प्रारंभ कब हुआ, ये तो आपको पता ही है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था। और यहाँ पर लिखा है हिंदी में प्राधिकृत पाठ, तो यहाँ पर इसका मतलब है, देखिए मूल संविधान जो था वो इंग्लिश में बनाया गया था मूल संविधान, तो इसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ कैसा होगा, ये सब कुछ दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर निरसन, निरसन का मतलब डिलीट, तो यहाँ पर किन के निरसन की बात चल रही है, जो भारत का नया संविधान बनकर तैयार हुआ है उससे पहले की जो व्यवस्था थी, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935, तो उनको सबको खत्म करके अब भारत का नया संविधान लागू होगा पूरे भारत में। तो ये उनके निरसन की बात चल रही है कि अब भारत का नया संविधान चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमने इन 22 भागों को याद कर लिया है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट भाग हैं उनके बारे में पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। देखिए वैसे तो हमें सभी भाग याद होने चाहिए, 22 के 22 भाग याद होने चाहिए, लेकिन इसमें भी जो कुछ प्रमुख हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ जो आपको जरूरी है याद रखने। जैसे कि देखिए भाग 3, 4 और 4A आपको यहाँ पर याद रखने हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये तो आपको याद रखने ही है। इसके अलावा देखिए भाग 9 में दिया गया है पंचायतें, ये आपको याद रखनी है पंचायतें। और इसके अलावा यहाँ पर आपको भाग 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध या आपातकाल और भाग 20 संविधान संशोधन, इसमें एक ही अनुच्छेद है 368। तो ये कुछ भाग हैं, ये भाग याद करना आपको जरूरी है। इसके अलावा आपको देखिए सभी भाग याद होने चाहिए, 22 के 22 भाग। तो अब हम इन भागों से संबंधित जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 22। ये सभी को पता होगा, काफी कॉमन क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था, तो ये कहा था केटी शाह ने, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस भाग में दिए गए हैं, भाग 4 में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो इसका आंसर है देखिए संविधान संशोधन किस में दिया गया है, भाग 20 में, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है जिसका जो है 368, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं, इसका आंसर होगा भाग 21। ये सब कुछ भाग 21 में दिया गया है, अभी हमने देखा था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। भाग 22 में तो देखिए संविधान कब लागू हुआ, संविधान का संक्षिप्त नाम, ये सब कुछ दिया गया है भाग 22 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 21। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं, तो मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे और ये जोड़े गए थे 4 के द्वारा। 4 में एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 का, तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बाद में जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है, यहाँ इस नहीं का ध्यान रखना है हमें। भाग 2 में नागरिकता बिल्कुल ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार ये भी सही है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी ठीक है, भाग 5 में मूल कर्तव्य ये गलत है, भाग 5 में संघ दिया गया है ना कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं वो भाग 4 में है जो बाद में जोड़ा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो सुमेलित नहीं है वही हमको बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, परिकल्पना की गई है, तो यहाँ पंचायतों की बात चल रही है। पंचायतें देखिए किस भाग में दिया गया है, भाग 9 में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, भाग 9 हो गया, ये रोमन अंक में लिखा है 9, तो इसका आंसर होगा भाग 9 मतलब ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है,
तो भाग 4 से संबंधित क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है भाग 4 से संबंधित इस सीरीज में। तो भाग 4 में दिया गया है मूल कर्तव्य, और यह मूल कर्तव्य कहाँ पर है? ऑप्शन डी में। मूलभूत कर्तव्य या मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, ये सब कुछ दिया गया है भाग 4 में। आगे देखते हैं भाग 9 में, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका ये सब कुछ कहाँ दिया गया है? संघ के बारे में कहाँ दिया गया है सब कुछ? भाग 5 में। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, ये हमने ठीक से विस्तार से देख ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 भाग जोड़े गए थे, मैंने आपको बताया था, भाग 4A और 14A। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो देखिए इसमें से निम्न में से कौन सा है आंसर इसका? मौलिक कर्तव्य, क्योंकि ये दिए गए हैं भाग 4A में। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं? तो मैंने आपको बताया था भाग 9A में नगर पालिकाएं हैं जो बाद में जोड़ा गया था, और 9B मतलब 9 या 9A में दिया गया है नगर पालिकाएं, और 9B या 9 में दिया गया है सहकारी समितियां। ये दोनों भाग बाद में जोड़े गए। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 9A। आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? चौथे भाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्थ भाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 1 में क्या दिया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? ऑप्शन ए, भाग 3 में। ये तो सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्य के बारे में पूछ लिया, तो भाग 4 का में दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 1 में तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, तो यहाँ पर भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। उसके लिए आपको क्या करना होगा? किसी भी कोर्स को खरीदते समय आपको करना होगा SHAM का यूज। ठीक है, इस कोड का यूज आपको करना होगा किसी भी कोर्स को खरीदते समय अनअकैडमी पर, और आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट और लाभ उठा सकते हैं अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।